आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ये कहकर बिहार में सियासी बवाल मचा दिया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगस्त में गिर सकती है। जब ये भविष्यवाणी करी तो राजनीतिक पंडित इसी सोच में पड़ गए कि आखिर लालू यादव ये बयान क्यों दे रहे हैं। इसके बाद ही हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि वे लोग चाहते हैं कि बनी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार चले, पर ऐसा दिखता नहीं है। इस बीच भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सच में भाजपा के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। हालांकि बिना किसी सियासी तिकड़म के इन फैसलों के सहारे नीतीश का भाजपा से अलग होना असंभव दिखता है, पर राजनीति जिस दौर में दिख रही है उसमें ऐसी कोई परिघटना हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। अब आप सभी को जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार चर्चाओं का विषय शुरुआत से ही रहे हैं। इस बार जैसा कि आप भी जानते हैं, एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान बीजेपी का है, 240 सांसद उनके हैं। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर आती है चंद्रबाबू की टीडीपी जो 16 सांसदों का समर्थन कर रही है, और तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो 12 सांसदों के जरिए सरकार का समर्थन कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के समर्थन में कुछ ऐसे मेन बिंदु बना लिए हैं, यानी पॉइंट्स बना लिए हैं कि कल को अगर बीजेपी कुछ कड़े फैसले लेती है तो नीतीश अलग होंगे और उनके पास वजह भी होगी। ऐसा नहीं कि बिन वजह अलग हो रही हैं, वो वजहों के साथ अलग होंगे। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा था तो हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, अगर चुनाव होता, हार जाता इंडिया दल, तब नीतीश अलग होते, तब तो समझ भी आता कि इंडिया दल से वे अलग हो रहे हैं क्योंकि चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव से पहले ही वो अलग हो गए तो सबने कहा कि, किसी ने कहा डर गए, या किसी ने कहा ये इनकी रणनीति थी, किसी ने कहा कि विपक्षियों को नीतीश कुमार ने अपनी चाल में फंसाया। तो वही बात थी, वहां पर कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब एनडीए में बने रहने और एनडीए के खिलाफ जाने की वजह उन्होंने बना ली है। दरअसल पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट बताया जा रहा है उसमें है कि ईडी की टीम ने मंगलवार को पटना, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और पुणे में करीब 20 ठिकानों की तलाशी ली। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के ठिकाने भी हैं। संजीव के घर से 1100 ग्राम यानी 110 तोला सोना अन्य कीमती सामान के साथ बरामद किया गया। संजीव हंस को नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी माना जाता रहा। वे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नीतीश कुमार को यकीनन यह पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए कि अफसरों की संपत्ति को लेकर नीतीश कुमार काफी सचेत रहे। उनकी आय का लेखा जोखा वे हर साल मांगते रहे। सरकारी अधिकारियों पर नीतीश को भरोसा भी काफी रहा। वे अपने विधायकों या नेताओं तक की बात ना मानने की अफसरों को काफी पहले सलाह दे चुके हैं। इसके पीछे उनका मकसद यही रहा है कि अधिकारी किसी के दबाव में फैसले ना लें। उनका ये फरमान अधिकारियों का मोरल बनाए रखने के उद्देश्य से है। इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं की अवैध कमाई पर नजर रखने के लिए नीतीश की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU भी काफी सक्रिय रही है। इसके बावजूद ईडी की कार्रवाई उन्हें नहीं सुहाई होगी क्योंकि संजीव हंस उनके भरोसेमंद अफसर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने पहले से ही ऐसे मुद्दों की पड़ताल कर ली है जो भाजपा से उनके अलग होने का आधार बन सके। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दराज में दबी मांग को जेडीयू की ओर से पुनर्जीवित करना इसी बात की ओर इशारा करता है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास करने से लेकर बयानों तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता ये मांग करने लगे हैं कि हमसे के संस्थापक बिहार के पूर्व सीएम और फिलवक्त केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने जेडीयू की मांग को खारिज करने वाला बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। मांझी ने इसे असंभव बताया। जहानाबाद में पत्रकारों से मांझी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देना या नहीं देना नीति आयोग तय करता है। जो राज्य कमजोर है उन्हें मजबूत बनाने के लिए एनडीए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं। मांझी का बयान जेडीयू को रास नहीं आया क्योंकि जेडीयू लंबे समय से बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाना चाहती है। तो ये एक और पॉइंट बन गया। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है झारखंड। झारखंड में भाजपा छोड़ निर्दलीय के रूप में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय अब नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए हैं। पखवाड़े भर के अंतराल पर दोनों की 2 बैठकें हो चुकी हैं। अब तो सरयू राय की जेडीयू में स्वागत की औपचारिकता भर बाकी रह गई। अगर ऐसा होता है तो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के झंडादार बन जाएंगे। निश्चित ये भाजपा को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कि भाजपा ने पहले सरयू राय का टिकट काटा और बागी होने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
और सरयू राय की वजह से 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा। भाजपा को सबक सिखाने के लिए ही सरयू राय ने नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित किया। इसका साफ संकेत है कि झारखंड में अकेले चुनाव लड़ती रही भाजपा को इस बार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी घोषित सहयोगी आजसू पार्टी के अलावा जेडीयू के लिए भी सीटों में हिस्सेदारी देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर जेडीयू अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकती है, इसीलिए कि अब झारखंड में उसके साथ सरयू राय होंगे। चर्चा तो यह भी है कि झारखंड के अलावा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र के अब जो चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण सीमा बढ़ाई। उन्होंने अपनी सरकार के इस फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के केंद्र से आग्रह किया, लेकिन यह काम अभी तक अटका हुआ है। इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसे अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह नीतीश सरकार ने इसीलिए किया था, उसके बाद यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। पूर्व में तमिलनाडु ने ऐसा किया भी है कि नीतीश की नाराजगी का यह एक आधार भी हो सकता है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण नीतीश की चुनावी रणनीति के ब्रह्मास्त्र हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाकर नीतीश ने तो इतिहास ही रच दिया है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो साबित करते हैं कि नीतीश भाजपा से पंगा लेने के मूड बनाने में लगे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई एनडीए के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन इंडिया दल के लिए क्या फ़ायदा होगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे खेल को बाहर से ही देख सकता है। इस पर कुछ भी अपनी सलाह मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले नीतीश हैं। अगर उनका मन कहेगा, अगर उनको लगेगा सही वक्त है इस समय पाला बदलने का, तो वो पाला बदलेंगे। लेकिन अगर उनको लगेगा कि नहीं बदलना है तो वो हमेशा के लिए मोदी जी के साथ बने रहने का फैसला कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले भी ऐलान किया हुआ है कि हम आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। जेडीयू के कई नेताओं ने कहा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, वो गठबंधन धर्म निभाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से हमने अभी जो आपको पॉइंट्स बताए वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार में टकराव की स्थिति को लेकर दर्शाता है। ऐसे में उन पॉइंट्स का भी उठना लाजमी सी बात है, उन पॉइंट्स का भी आगे आना बड़ा महत्व देता है। और नीतीश कुमार उन सब मुद्दों पर बहुत सचेत हैं, चाहे अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, या आगे अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात हो। क्योंकि नीतीश कुमार भाई बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी आज भी क्षेत्रीय पार्टी में गिनी जाती है। तो उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, जिसके लिए उन्हें कांग्रेस से दो हाथ करने पड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होगा? क्या बिहार चुनाव वह एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, या जिस तरीके से पहले इंडिया दल बनाया, इंडिया दल को सबको साथ लाए, फिर अंतिम समय में इंडिया दल ही उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या एनडीए के साथ भी वैसा ही करेंगे? क्योंकि हाल ही में प्रशांत किशोर का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमियों नेताओं के मुरेठा खुलवाने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। और पहले तो इज्जत नीलाम करवाई और अब बीजेपी को ऐसा ज़बरदस्त झटका देंगे कि आने वाले समय में बीजेपी याद रखेगी। क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर की बातों में तनिक भर भी दम है या हवाई बातें हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।